हेलो एवरीवन। हम लोग इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चैप्टर 1 2 हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, डिमांड एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से आपको क्या क्या करके जाना है एग्जाम से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके काम का रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपको सारे याद नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे दिए हुए। वी विल रिमेम्बर एनी एनी 5। कोई भी 5 पॉइंट हम याद रखेंगे जो हमें, अगर क्योंकि क्वेश्चन आया है तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड को डिटरमाइन कौन कौन करता है, क्या किस वजह से डिमांड बदल सकती है बेसिकली। ठीक है, या डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है। नो डाउट सबसे पहला है उसका प्राइस। सिंपल है। अगर प्राइस, जैसे आप हम अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो अगर 1 किलो एप्पल्स हम बोलते हैं हमें 1 केजी चाहिए, तो इफ द प्राइस इज 200 रुपीज पर केजी। जैसे आप 2 केजी बोल दोगे तो आपको वो बोलता है कि अगर प्राइस कम हो जाएगी तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। अगर आप इस 200 की जगह पे मुझे 180 रुपीज या 150 रुपीज पर केजी लगा दो तो मैं 2 किलोज ऑफ एप्पल लेना पसंद करूंगा। मतलब प्राइस कम होने से डिमांड ऑटोमेटिकली बदल जाती है, प्राइस हाई होने से डिमांड कम हो जाती है। प्राइस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी डिमांड के ऊपर। ठीक है, सो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज प्राइस। ठीक है। जब प्राइजेस कम होते हैं तो हम लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पसंद करेंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है। देन दूसरा ऑफ कोर्स, प्राइस कितना भी बढ़िया बहुत कम रेट का हो बट वो अगर आपके इनकम के बाहर है तो कोई मतलब नहीं है प्राइस का। तो इनकम भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इनकम विल डिसाइड द परचेसिंग पावर। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगी। आप पहले नॉर्मल वॉच खरीदते थे, अब आप डिजिटल वॉच खरीदते हो। पहले आप साइकिल पे चल रहे थे, अब आप टू व्हीलर पे चल। वाई? द डिमांड इज इंक्रीजिंग बिकॉज द इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। देन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रह सकते हैं ऐसे पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है। दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अगर प्रोडक्ट एक नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड अनअवॉइडेबल है, आप लोगे ही लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, आपको ये दवाई लेनी पड़ती है, आपको कोलेस्ट्रॉल है मान लीजिए, तो मेडिकल चीज है। या मोर ओवर मिल्क, बेसिक बेसिक राशन जो भी घर पे चाहिए। हाँ, दैट इज अ नीड, बेसिक नीड। उसका उसकी डिमांड, मतलब अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम शक्कर लेना बंद नहीं कर देंगे या हम सॉल्ट यूज करना बंद नहीं कर देंगे। सो प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि ये नीड है। ये नीड है तो इसको खरीदने की डिमांड ऑटोमेटिकली है। अगर वो लग्जरी है, ठीक है, वो लग्जरी है, जैसे ब्रांडेड शूज, आप चाहो तो खरीदो, नहीं चाहो तो नहीं है आपकी इनकम तो जरूरत भी नहीं है, शायद डिमांड नहीं है। दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लॉजिकल। जितना ज्यादा, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है फॉर कमोडिटीज। ठीक है, और अगर लोग ही खरीदने वाले कम रहेंगे तो पॉपुलेशन ही कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम होगी। इतना ही नहीं, तो पॉपुलेशन में कौन से लोग ज्यादा है इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बच्चे हैं तो चाइल्ड प्रोडक्ट्स वाइज, चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकेंगे। अगर आपके पास ओल्ड एज लोग ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ओल्ड एज ज्यादा बिकेंगे एंड सो। ठीक है, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन ओके, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि ये आपको शायद किसी और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब टी और कॉफी। ठीक है, मान लीजिए चाय 10 रुपए का है, कॉफी 10 रुपए का। नाउ अगर कॉफी का प्राइस 9 रुपए हो जाता है, प्राइस गिर गया सब्स्टिट्यूट, तो हम लोग बात कर रहे हैं टी के लिए, हम टी वाले लोग हैं। ठीक है, हमारा तो ये अपना प्रोडक्ट है और ये उसका है सब्स्टिट्यूट, बराबर।
उन्होंने बोला है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब अगर कॉफी का प्राइस गिर जाता है तो क्या होगा, तो लोग टी के जगह पे कॉफी को खरीदना पसंद करेगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब इन इफेक्ट क्या हुआ, मेरी डिमांड कम हो गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, चाय की टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट कॉफी की प्राइस गिरने से मेरा प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। If a substitute is available at lower price, then people will demand cheaper substitute than the costly goods. तो हमारे गुड्स की जगह पे लोग सब्स्टिट्यूट को खरीदना पसंद करेंगे। वही वैसा वर्षा, कॉफी 10 का 11 हो गया तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। चाय में कोई चेंज नहीं, चाय का वही स्वाद है, प्राइस वही है, स्टिल द डिमांड इज मोर बिकॉज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज मच फास्टर, मच 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 हाई। ठीक है। देन दूसरा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आप एक पर एक फ्री या इसके साथ मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। जैसे आप पेट्रोल और कार, ठीक है, आप पेट्रोल और कार एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ेंगे, अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोग पेट्रोल को कम डिमांड करेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो। जब पेट्रोल की डिमांड कम हो रही है तो पेट्रोल ड्रिवन जो कार्स है उनकी भी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लोग बोलेंगे यार पेट्रोल महंगा है, हम पेट्रोल कार नहीं खरीदेंगे, हम डीजल कार लेंगे, या हम सीएनजी कार लेंगे, या हम इलेक्ट्रिक कार लेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड वो हैंड इन हैंड। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड कम हुई तो साथ में कार की डिमांड भी कम हुई। पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल कार की डिमांड भी बढ़ी, हैंड इन हैंड। सब्स्टिट्यूट में उल्टा होता है, सब्स्टिट्यूट में इनवर्स है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस, सब्स्टिट्यूट की डिमांड और हमारी डिमांड वाइस वर्सा चलती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में प्रोडक्ट्स की डिमांड हैंड द हैंड चलती है, साथ में चलती है। जब जब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, जब दूसरे की घटेगी तो द अदर प्रोडक्ट विल आल्सो सी अ फॉल इन डिमांड, दैट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। So price of one commodity would also affect demand for other. For example, car and fuel. If the price of fuel rises, the demand for cars will fall because the demand for fuel will also fall. That is the reason. ठीक है। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स अपन ने देखे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के। रेलेवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट सबसे इंपॉर्टेंट और जंबो क्वेश्चन इस चैप्टर से वो होने वाला है आपका लॉ ऑफ डिमांड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड, ऑफ कोर्स याद रखना, आपको शुरुआत करनी है विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज इट इज लर्न कर लीजिए, 10 बार लिख लीजिए, बट इट शुड बी एज इट इज। तो ये दिया हुआ है मार्शल ने, एंड मार्शल ने क्या बोला है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब वापस ये भी है आपका अजम्पशंस, इसमें भी कुछ अजम्पशंस हमने लिए हुए हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लॉजिकली उतनी डिमांड कम हो जाएगी। एंड लोअर इज द प्राइस, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। तो लॉ बहुत सिंपल है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, डिमांड कम प्राइस ज्यादा, उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या अजम्पशंस माने हम लोग, हम अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में हमने क्या अजम्पशंस लिए। पहला, इनकम लेवल सेम है, क्योंकि अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो शायद प्राइस बढ़ के भी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि मेरे पास पैसा है आज तो मैं क्यों ना खर्चा करूं, प्राइस ज्यादा है इसलिए मैं डिमांड कम नहीं करूंगा। तो हमको अज्यूम करना है कि इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितने लोग पहले थे आज भी उतने ही हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ेगा तो शायद प्राइस बढ़ के भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को चाहिए वो चीज, क्योंकि लोग इतने बढ़ गए। ठीक है। सो नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। हमने जो ऊपर फैक्टर्स देखे थे वो फैक्टर्स में सिर्फ ये फैक्टर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बदल रहा है। प्राइस तो चेंज करें ना, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, तो इसको चेंज करो। बाकी ये जो थे ना, इनकम को रखो कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को रखो कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रखो कांस्टेंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को रखो कांस्टेंट,
साइज ऑफ शुगर को कांस्टेंट, नेचर ऑफ गुड को तो ठीक है, बट साइज ऑफ शुगर को कांस्टेंट एंड एनी अदर फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली यही फैक्टर्स है जिनको हमें कांस्टेंट मान के चलना है। जैसे वापस वही चीज बोली है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और भी जो बातें ऊपर थे डिटर्मिनेंट्स में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा मान के चले, ठीक है। तो आप तीन चार अजम्पशंस लिखोगे, उसके बाद आप बनाओगे ये डिमांड स्केड्यूल। इसके अंदर आप दिखाओगे कि जब प्राइस 50 रुपए था तो डिमांड 1 किलो था, जैसे जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। इस टेबल को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, तो आपको लिखना है पहले स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, फिर आपको बताना है अजम्पशंस क्या है, फिर आपको डिमांड का स्केड्यूल बनाना है और उसके नीचे उसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देना है, एंड देन आपको बनाना है आपका डिमांड कर्व, जो कि दिखाएगा कि आपका डिमांड कर्व लेफ्ट से लेकर राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जो कि दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम 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 हो रही है, वैसे ही हमारी डिमांड हर एक कम के साथ बढ़ रही है। जैसे ही आपकी क्वांटिटी कम होती है, आपकी प्राइस कम होती है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये वर्ड्स आने चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप, देन द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछेंगे कि डिमांड कर्व कैसे मूव हो रहा है, अपवर्ड मूव हो रहा है कि डाउनवर्ड मूव हो रहा है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड स्केड्यूल, डिमांड का ग्राफ या डिमांड का कर्व। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, आपको एक दो एक्सेप्शंस याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस मतलब नॉर्मली लॉ क्या बोलता था, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अच्छा याद रखना, प्राइस के चेंज पे डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये एक डिपेंडेंट फैक्टर है। मतलब डिमांड बढ़ रही है इसलिए प्राइस कम नहीं हो रहा है, प्राइस कम हो रही है इसलिए डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। और वैसे ही प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, ये बोला है लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। आप उसके एक्सेप्शन में एग्जैक्टली उल्टा होगा, कि जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड गिरेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। बेसिकली प्राइस और डिमांड को हैंड इन हैंड, सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राइस जैसे बढ़ रहा है वैसे डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए वो ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। ये ग्राफ है एक्सेप्शन का, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें रहेगा दैट्स गोइंग टू बी गिवन गुड्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जहाँ पे सर रॉबर्ट गिफिन, इनका एक ऑब्जर्वेशन है कि जो इंफीरियर गुड्स है, जो लो क्वालिटी गुड्स है ना, उनके प्राइस के गिरने पे उनकी डिमांड नहीं बढ़ती है। उनकी प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ी, ऐसा नहीं हुआ। जैसे आप उसमें ले सकते हो ब्रेड, उसमें ले सकते हो आप आपके नॉर्मल जो पुअर लोग जो ग्रेन्स यूज करते हैं वो, ठीक है। जो कुछ भी जिसका जिसका अ, जिसको हम लो इनकम ग्रुप का प्रोडक्ट मानते हैं, उन प्रोडक्ट्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उल्टा वहां पे जब प्राइस गिरी तो डिमांड भी गिरा, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब ये प्रोडक्ट की प्राइस, मान लीजिए ज्वार है या बाजरा है या मेज है या ब्रेड है, ठीक है। मान लीजिए अगर इनकी प्राइस कम हो जाती है, अब जो लोग इनको खरीद रहे थे, अब इनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उससे ये लोग इसी को नहीं बढ़ाते, वो लोग और ज्वारी और बाजरा और मेज नहीं परचेस करेंगे। दे विल थिंक कि अगर उसका प्राइस कम हो रहा है, प्राइस पैसा बच रहा है, तो हमारे पास जो पैसा है उससे हम बेटर, सुपीरियर, अच्छे गुड्स परचेज कर, हम लेट अस बाय व्हीट, लेट अस बाय राइस, यस। तो दे विल बी गोइंग फॉर सुपीरियर गुड्स। और जब इनकी प्राइस ही बढ़ जाती है तो लोगों के पास पैसा बचता ही नहीं, तो इनकी दे यूज द मनी फॉर परचेजिंग द सेम प्रोडक्ट्स, बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा मनी बचेगा नहीं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा इनकी डिमांड बढ़ती है, जैसे इनका प्राइस कम होता है इनका डिमांड बढ़ता नहीं है, उल्टा डिमांड कम होता है, हेंस ये एक्सेप्शन, ठीक है।
दूसरा एक्सेप्शन याद रखोगे, प्रेस्टीज गुड्स जैसे गोल्ड, डायमंड, एक्सपेंसिव कार्स, ये सब आपके स्टेटस सिंबल है। जितना प्राइस ज्यादा, उतना लोग परचेस करेंगे। आईफोन खरीदने के लिए इतनी भीड़ डे वन पे रहती है, क्यों? क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव फोन है। लोगों को दिखाना है कि हाँ, हमारे पास स्टेटस है, हमारे पास आईफोन है, तो दे विल गो एंड दे विल बाय एट एनी प्राइस। उस केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। देन और एक चीज याद रख लीजिए, वो है हैबिचुअल गुड्स। ठीक है, और भी है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ जो आपको अच्छे से याद रह सकते हैं। हैबिचुअल गुड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को कुछ चीजों की हैबिट है, जैसे चाय, कॉफी। यस, some people are habitual to even some people might be having uh, habits of smoking or drinking alcohol। तो उस केस में उनकी प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए एट एनी कॉस्ट यू वांटेड। सो उस केस में उनकी डिमांड कम होती नहीं है प्राइस के कम होने पे। ठीक है। सो दिस वर द एक्सेप्शंस। ये इतना आपको पूरा लॉ ऑफ डिमांड में लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, अजम्पशंस लिखने हैं, डिमांड का स्केड्यूल बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है, और फिर एक्सेप्शंस लिखना है। ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना एक्सपेक्टेड है। ठीक है। आ, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रेलेवेंट। तीसरा, डिस्टिंग्विश पर्सपेक्टिव, दे कैन आस्क यू एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। मैं आपको बिल्कुल ग्राफ फॉर्मेट में इजीली एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। सो एक्सपांशन, और यही वर्ड्स यूज करना है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और उसके ही कॉन्ट्रास्ट में आपके पास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेसिकली ये दोनों के लिए जो फैक्टर डिटर्मिनेंट्स, हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स देखे, हमने टोटल 6 देखे थे, ऐसे तो है बहुत सारे। तो इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट चेंज हो रहा है? तो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस। दोनों के केस में प्राइस को हम करेंगे चेंज। बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमांड ही एक्सप्लेन कर रहा है वापस। प्राइस को हम करेंगे चेंज, दिस ट्रायंगल सिंबलाइजेस चेंज। प्राइस को करेंगे चेंज, प्राइस को बढ़ाएंगे भी और कम भी करेंगे। ठीक है। जबकि अदर फैक्टर्स जैसे इनकम, देन पॉपुलेशन, ये सबको मानना है कांस्टेंट। मानना है क्या? कांस्टेंट। ठीक है। अब होगा क्या एक्सपांशन ऑफ डिमांड में? होगा क्या, आपका, मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, और ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये पॉइंट पे, इस प्राइस पे आपने इतना क्वांटिटी डिमांड किया। अब एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड बढ़ना। डिमांड बढ़ेगा कब? जब डिमांड बढ़ेगा कब? जब प्राइस कम हो। वेरी करेक्ट। तो ओरिजिनल प्राइस ये है, अगर प्राइस इतना हो जाए तो ये कहाँ कट कर रहा है? कट कर रहा है यहाँ पे। मतलब अब आपकी डिमांड हो जाएगी ये ये आपका नया प्राइस है, प्राइस गिरा, इसलिए डिमांड शिफ्ट हुआ। मान लीजिए ये 5 क्वांटिटी था, वो शिफ्ट हुआ फॉर 7 क्वांटिटी, जब प्राइस 10 रुपए से मान लीजिए 8 रुपए आया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ा है, इसी को हम बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है। जिसमें हमारा कर्व किधर मूव हुआ? ये पॉइंट से हम मूव हुए ये पॉइंट पे, मतलब डाउनवर्ड मूव हुआ। यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पर है? डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है। वही एग्जैक्टली exactly जब मैं सेम ग्राफ यहाँ बनाता हूँ। ठीक है। सेम पकड़ लीजिए, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी मान लीजिए ये 10 रुपए था और ये 5 था।
अब हुआ क्या? अब आपका प्राइस बढ़ा, 10 से हो गया 12। ये कहाँ कट कर रहा है? ये यहाँ कट कर रहा है, मतलब आपका नया क्वांटिटी इधर आ गया। मान लीजिए ये हो गया 3। तो क्या हुआ? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड हो गई कम। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। हम कहाँ से कहाँ मूव हुए? हम यहाँ थे पहले, यहाँ पे गए, हम अपवर्ड मूव हुए, अपवर्ड टू द लेफ्ट, और ये डाउनवर्ड टू द राइट। ये मोमेंट है कर्व का, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। दूसरे फैक्टर्स का चेंज हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। सिर्फ प्राइस एक ही फैक्टर है जिसका चेंज यहाँ पे कंसिडर करने में आया है। ठीक है। और इन दोनों का ही एक, लेट मी शो यू इन एक दूसरा वर्जन में क्या है। तो ठीक है। और इन दोनों का ही एक दूसरा वेरिएशन, इसमें चेंज कुछ और होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें क्या हो रहा है? कौन सा चेंज है? यहाँ पे प्राइस है कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही थी, यहाँ पे प्राइस है कांस्टेंट, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स वर कांस्टेंट, यहाँ पे अदर फैक्टर्स विल चेंज। ठीक है, प्राइस नहीं बदलेगा, बट अदर फैक्टर्स बदलेंगे। तो क्या हो? ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका वापस ओरिजिनल डिमांड कर्व, या आपका ओरिजिनल प्राइस, या आपका ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है। अब प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, तो प्राइस आज भी इधर ही है। बट कुछ बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाना। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ जाना, या ये एक लोगों की बेसिक नीड बन जाना, या लोगों की इनकम बढ़ जाना। ये सारे फैक्टर्स से क्या हो रहा है? लोग उसी प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जो कि ये ग्राफ पे फॉल होता ही नहीं है। अगर आप यही प्राइस पे एक्सटेंडेड क्वांटिटी निकाले, तो बेसिकली अब आपको एक नया डिमांड कर्व क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में वही डिमांड कर्व पे हम ऊपर नीचे घूम रहे थे। इंक्रीज डिक्रीज में आप सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहोगे, आपका नया डिमांड कर्व बनेगा। एक नया डिमांड कर्व बनेगा जो कि एक शिफ्ट होगा। तो ओरिजिनल डिमांड कर्व से हम कहाँ पे शिफ्ट हुए? राइट वर्ड शिफ्ट हुए। यस। इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ी। करेक्ट है। और हम किधर हुए? एक राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है। उसी की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? एग्जैक्टली उल्टा होगा। सेम एक डिमांड कर्व है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी। कुछ फैक्टर ऐसे हो गए जो आपके अगेंस्ट गए। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, लोगों के पास इनकम नहीं बची, इनकम कम हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के जगह पे डी ग्रोथ हो रहा है। यस। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपने प्राइस चेंज नहीं किया, जैसे आपके सब्स्टिट्यूट सस्ते हो गए, बेसिकली सिंपल टुडे, टी का हम लोग कर रहे हैं, कॉफी ने प्राइस कम कर दिया, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमने तो कुछ किया भी नहीं, बट हमारी डिमांड कम हो गई, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो आपका जो नया कर्व होगा वो कुछ ऐसा हो। ठीक है। और अब आप शिफ्ट हुए दिस साइड, डिमांड कम हुई, उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पे शिफ्ट का हो रहा है, इट्स लेफ्ट वर्ड शिफ्ट।
एनडीसी। ठीक है, तो ये आपका समरी है एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज का। आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू, दे कैन आस्क यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन इंक्रीज, एक्सपांशन डिक्रीज, कुछ दो, कोई भी इन चारों में से कोई भी दो आपके सामने हो सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो उस केस में आपको फैक्टर बताने हैं, आपको शिफ्ट बताना है, रीजंस बताने हैं, और वो हिसाब से आपको आपका डिस्टिंग्विश का फैक्टर लिखना है। अगर आप शॉर्ट नोट आता है तो वही वही पॉइंट्स वापस आएंगे। ठीक है, तो एक बार जस्ट क्विकली देख लेते हैं। यस, एक्सपांशन। तो यहाँ पे क्या था हमारा, जो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं वो क्या है कि यहाँ पे ड्यू टू फॉल इन प्राइस, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, डिमांड मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमें देख लिया है ऑलरेडी, ये आपका डिमांड कर्व जो बनाना है आपको, डाउनवर्ड शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलोगे कि फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पे मूवमेंट है अपवर्ड, द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, देन चेंजेस इन डिमांड में इंक्रीज, इंक्रीज में क्या बोलोगे, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस लाइक इनकम फैक्टर्स, टेस्ट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जबकि प्राइस है कांस्टेंट। यहाँ पे शिफ्ट टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है। डिक्रीज में क्या बोला है कि ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, आपके फेवर में नहीं गए इसलिए आपकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ। ये आपको याद रखना है। इसका हेडिंग भी याद रखना कि वो आपको पूछ सकते हैं कि गिव मी वेरियस वेरिएशंस इन डिमांड, तो वो बात कर रहे हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। एंड जब वो बात कर रहे हैं चेंजेस इन डिमांड, तो बात कर रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज की। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 3 से करके जाने हैं। थैंक यू सो मच।